हाँ जी बेटा, देखिए डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट समझने के लिए पहले ये देखो, इफ़ यू टेक अ मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, दो अलग अलग एटम्स ए और बी बन रहे हुए हैं और इनमें कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया होगा। आइडियली ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहना चाहिए, लेकिन ए और बी में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ले लेगा, ठीक है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया, ठीक है। अभी भी शेयर दोनों ही कर रहे हैं, ए इज शेयरिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, बी इज ऑल्सो शेयरिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, बस जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो बी की तरफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ए की तरफ थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ ज़्यादा डेंस हो गए, बी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो बी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट टू पार्शल। तभी ये टर्म डेल्टा लगाया जाता है। डेल्टा ने ये बताना है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कंप्लीट नहीं है, ये पार्शल है, ठीक है। अब ये पार्शल वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर तो ए ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए होते कंप्लीटली, ठीक है, तो बी ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता। ऐसा नहीं हो रहा है, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं पर वो थोड़े से टिल्टेड हो गए टुवर्ड्स बी, ठीक है। तो बी विल एक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज विच इज रिटन एज डेल्टा नेगेटिव। अब अगर इसने नेगेटिव चार्ज लिया है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो अब ये दो पोल्स क्रिएट हो गए सॉरी, ये जो दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं इसको हम कहते हैं डायपोल, वी टर्म इट एज डायपोल, ठीक है। डाई टू पोल्स, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, सो दिस इज अ डायपोल, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो होती है ना, द नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज डायपोल मोमेंट, नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस मॉलिक्यूल फर्स्ट। हमने CO2 लिया, CO2 में C डबल बॉन्ड O ऐसे आ जाएगा। अब आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो हमने ये एरो ऑक्सीजन की तरफ शो किया दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज टू एटम्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। प्लस इसके पीछे अगर आप ये ध्यान दो, ये इन्होंने क्रॉस किया हुआ है, ये क्रॉस करने का कारण क्या है कि ये जो मूवमेंट होती है ना ये लिमिटेड होती है, एक डेफिनेट डिस्टेंस तक ये मूव करते हैं, ठीक है। अगर हम ये लाइन यहाँ नहीं लगाएंगे तो इसको आप इनफाइनाइट पीछे तक लेके जा सकते हो, तो जो अमाउंट है, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हो सकेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये क्रॉस करके एरो को ये बता दिया कि इसकी एक डेफिनेट मूवमेंट रहेगी, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होती है। तो इन दोनों एटम्स के बीच में द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दिसवर्ड। सिमिलरली इफ वी कंसिडर द अदर टू सेट, अब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में देखते हैं तो अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट यहाँ पे आ रहा है, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट यहाँ पे आ रहा है। अब एक चीज़ और आपको दिमाग में रखनी है कि ये जो डायपोल मोमेंट होता है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो आप फिजिक्स में करते हैं ना वेक्टर्स, ये वो वाली वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप लोग सोचिए कार्बन और ऑक्सीजन, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वन अनदर, तो नेट जो है वो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो CO2 मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड्स हैं, दिस विल एक्वायर डेल्टा नेगेटिव, दिस विल एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव, दिस विल ऑल्सो एक्वायर डेल्टा नेगेटिव। तो हमारे पास CO बॉन्ड्स पोलर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो
पोलैरिटी है वो कैंसल आउट हो गई, तो द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ठीक है, सो दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड्स। ठीक है, बट बॉन्ड्स की पोलैरिटी आपस में कैंसिल आउट हो रही है। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं OCS, मतलब कार्बन के एक तरफ डबल बॉन्ड O है, दूसरी तरफ हमने डबल बॉन्ड O की जगह ले लिया डबल बॉन्ड S। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो द डायपोल मोमेंट विल रिमेन टुवर्ड्स ऑक्सीजन फॉर दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और सल्फर में से सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर से डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगी। लेकिन आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इस तरफ मूवमेंट ज्यादा होगी, इस तरफ मूवमेंट कम होगी, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया। अब यहां कम है, यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में रह जाएगा, तो देयर वुड बी सम dipole moment in this direction, so this molecule would be polar। ठीक है, this molecule is non-polar, OCS is polar, क्योंकि इसमें जो है वो completely cancel नहीं हो रहे हैं, डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, इट विल रिमेन, इट विल हैव सम वैल्यू। ठीक है, लेट्स टेक द अदर एग्जांपल ऑफ BF3। बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन हमने लगा दिया, ट्राइगोनल प्लेनर, आउट ऑफ बोरोन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तीनों डायरेक्शंस में। अब आप लोग खुद सोचिए, 3 वेक्टर क्वांटिटीज हैं ऐसे। ठीक है, वी आर हैविंग 3 वेक्टर क्वांटिटीज, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो नेट जो है वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल विच इज हैविंग पोलर बॉन्ड्स बट इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, CH4 भी इसी तरह से हो जाएगा। देखिए ये CH4 देखते हैं अगर हम, तो इसमें भी कार्बन और 4 हाइड्रोजन हमने टेट्राहेड्रल पोजीशन में लगा दिए। ठीक है, तो अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द डायपोल मोमेंट विल रिमेन टुवर्ड्स कार्बन। ठीक है, तो अब ये ऐसे है, वी आर हैविंग 3 मॉलिक्यूल्स। अब पहले मैं नीचे का पिरामिड दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, यू विल हैव टू एज्यूम नाउ, अभी क्लास में तो दिख भी जाता है। ठीक है, ये पिरामिड बन रहा है इस तरह से, तो इन तीनों का जो डायपोल मोमेंट होगा ना, रिजल्टेंट इन तीनों का डायपोल मोमेंट होगा, वो इसके एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा, मतलब ये जो है एग्जैक्टली इसके नीचे होगा। ठीक है, तो इन तीनों का डायपोल मोमेंट एग्जैक्टली नीचे होएगा, रिजल्टेंट ये ऊपर को है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, रादर whenever you will have a regular geometry ना, whenever you will be having a regular geometry, what do you mean by regular geometry? There is no lone pair and all the side atoms are the same, तो उसको हम रेगुलर ज्योमेट्री बोल देते हैं। देखो BF3 was also रेगुलर ज्योमेट्री, सारे साइड वाले एटम्स सेम थे और कोई लोन पेयर नहीं था, सारे साइड्स वाले एटम सेम है और कोई लोन पेयर नहीं है। CO2 भी देख लो, साइड वाले एटम्स सेम है और कोई सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये रेगुलर ज्योमेट्रीज हो जाएंगी। व्हेनेवर वी विल हैव रेगुलर ज्योमेट्री ना, नेट डायपोल मोमेंट जो है वो हमेशा ही 0 के बराबर होगा, वो हमेशा ही कैंसल आउट होएगा। लेकिन मान लो मैंने अब इन 4 हाइड्रोजन्स में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, अब ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें ये तीनों का कार्बन की तरफ, अब कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट विल रिमेन टुवर्ड्स क्लोरीन। ठीक है, तो अब इसका भी, इन तीनों का रिजल्टेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा, कार्बन और क्लोरीन भी ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में रह जाएगी। सो दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी पोलर। अब इसकी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है क्योंकि मैंने साइड वाले एटम्स को सेम नहीं रखा है। ठीक है, सो this is having an irregular geometry and it is going to be polar in nature, it will have some value of dipole moment। ये जो म्यू है ना बेटा जी,
ये जो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू, म्यू इज बेसिकली द डायपोल मोमेंट ओनली। ठीक है, उसके बाद वीडियो पॉज कीजिएगा, ये सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इनके डायपोल मोमेंट देखेंगे कौन कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं, एंड देन यू विल चेक वेदर योर आंसर इज मैचिंग और नॉट। ठीक है, मैं आपको NH3 का जरूर कराना चाहूंगी। देखिए NH3 का मैं बता रही हूँ, वाटर का आप लोग कर लीजिएगा। जब हमारे पास लोन पेयर इंक्लूड हो जाता है तो लोन पेयर भी डायपोल मोमेंट एक्सर्ट करता है बच्चों। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा ही ऑर्बिट के लोब की तरफ रहती है। जैसे ये लोब पार्ट है ना इसका, तो इसका डायरेक्शन इधर रहेगी। इसमें ये वाला लोब बन रहा है तो डायरेक्शन इधर को रहेगी। ठीक है, तो लोन पेयर भी डायपोल मोमेंट एक्सर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट विल रिमेन टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा। ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है वो भी ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी तो डायपोल मोमेंट और बढ़ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद ये सब आप देखेंगे, अगर किसी भी पार्ट में आपको डाउट आता है देन यू विल आस्क मी। ठीक है, दिस इज डायपोल मोमेंट का थ्योरी वाला पार्ट कि किस तरह से व्हाट इज डायपोल मोमेंट एंड हाउ आर वी गोइंग टू सी दैट वेदर अ मॉलिक्यूल इज पोलर, यानी कि इट इज हैविंग सम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, और इट इज नॉन पोलर, इट इज हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट। अब इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बनता है like this, although BF3 contains polar boron and fluorine bonds yet it is non-polar। तो आप इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप दिखाएंगे कि ये इस तरफ इसका डायपोल मोमेंट रहता है, देन यू विल से दैट द डायपोल मोमेंट्स कैंसल आउट। ठीक है, या आप कह देंगे कि जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है दैट कम्स आउट टू बी जीरो, तो देन इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। और जरूरी नहीं है कि BF3 का है, आपसे CH4 भी पूछा जा सकता है, आपसे SF4 भी पूछा जा सकता है, आपसे कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री वाली चीज पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन, CO2 इज नॉन पोलर वाइल OCS इज पोलर। तो फिर से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपने ध्यान रखना जब आपने ये एरो शो करने हैं ना बेटा जी, तो ये देखने में इक्वल मैग्नीट्यूड के लगने चाहिए। ठीक है, फिर आप बताएंगे इसमें कि दोनों डायपोल मोमेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर इन एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसल आउट, सो द नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। while in OCS you will again draw the structure, you will draw the dipole moment by arrows and be very sure that the dipole moment of sulfur should appear to be less than oxygen। तो इसका एरो छोटा होना चाहिए, इसका एरो बड़ा होना चाहिए, then you will write the net dipole moment will remain towards oxygen, hence the dipole moment is not equal to zero and it is a polar molecule। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपके NCERT का भी क्वेश्चन है और बहुत ही आम तौर पे पूछ लिया जाता है आपसे कि आउट ऑफ NH3 एंड NF3 विच इज मोर पोलर एंड वाई। व्हाट यू गाइज डू, यू थिंक फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पोलैरिटी ज्यादा होगी, आंसर गलत हो जाएगा। दिस इज मोर पोलर, NH3 इज मोर पोलर देन NF3। सी हाउ, नाइट्रोजन, हाँ सॉरी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन इज मोर पोलर, तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर नाइट्रोजन की तरफ रहेगी, ऑर्बिटल वाले की ऊपर की तरफ रहेगी, तो इनका रिजल्टेंट भी ऊपर को और ऑर्बिटल वाला भी ऊपर को, तो ये ऐड हो जाएगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका डायपोल मोमेंट रहता है टुवर्ड्स फ्लोरीन, तो इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे को, ऑर्बिटल वाला ऊपर को, तो ये आपस में माइनस होंगे, ये ऐड हो रहे थे, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट विल रिमेन टुवर्ड्स द लोअर डायरेक्शन, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो दिस इज लेस पोलर, दिस इज मोर पोलर। ठीक है, दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ डायपोल मोमेंट जो आपके सिलेबस में है। मैं न्यूमेरिकल्स भी साथ ही करवा रही हूँ, ये हालांकि आपके थ्योरी के पेपर्स में नहीं आएगा, बट हम टॉपिक कर रहे हैं तो हम साथ के साथ ही चला लेते हैं। ठीक है, हाउ डू वी कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, सी म्यू is the dipole moment and we calculate the dipole moment by multiplying the charge into the distance between the two atoms or the two ions, whatever we are taking। ठीक है, तो charge into the distance gives you dipole moment,
अब चार्ज यहाँ पे फिक्स्ड होगा क्योंकि मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करने वाला है ना. व्हाट इज डायपोल मूवमेंट? डायपोल मूवमेंट इज गिविंग अस द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. तो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन वाला ही रहेगा. तो either it is going to be 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb or it is going to be 4.8 into 10 raised to power minus 10 ESU. ठीक है, अगर हम कूलम में लेते हैं तो डिस्टेंस हमें मीटर में लेना पड़ेगा. अगर हम ESU में लेते हैं तो डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा. ठीक है, अब कूलम मीटर और ESU सेंटीमीटर के अलावा डायपोल मोमेंट की एक और यूनिट है विच इज नोन एज डिबाई. डिबाई को कैपिटल डी से भी डिनोट किया जाता है एंड 1 डिबाई इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर minus 18 ESU सेंटीमीटर. दिस इज द इक्वेशन विच विल बी यूज, दिस इज द रिलेशन विच विल बी यूजिंग अगेन एंड अगेन इन द क्वेश्चंस. तो ये आप याद रखेंगे. 1 डिबाई इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर minus 18 ESU सेंटीमीटर. अब ये यूज कैसे होने वाला है? देखिए, दिस डायपोल मूवमेंट इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर. सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, ज्यादा ट्विस्ट नहीं है न्यूमेरिकल्स में. व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर? पहले तो देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ. अभी तक टिल क्लास 10th हम आपको बताते हैं कि बॉन्ड्स या तो कोवलेंट होंगे या आयनिक होंगे. ठीक है, +1 में आके जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को गलत बताते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही हम आपको अब बता रहे हैं कि बॉन्ड जो है वो चाहे हम उसको कोवलेंट बोल दें चाहे हम उसको आयनिक बोल दें, उसमें दोनों कैरेक्टर रहते हैं. ठीक है, हर एक बॉन्ड में कुछ % कोवलेंट कैरेक्टर होता है, कुछ % आयनिक कैरेक्टर होता है. अगर कोवलेंट कैरेक्टर 50% के ऊपर हो जाए तो हम बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हैं. अगर आयनिक कैरेक्टर 50% के ऊपर हो जाए तो हम उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं. लेकिन बॉन्ड जौन सा मर्जी बने, इट इज हैविंग बोथ कैरेक्टर्स. ठीक है, उसमें कुछ पार्ट कोवलेंट कैरेक्टर होगा, कुछ पार्ट आयनिक कैरेक्टर होगा. फाइन. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यूजिंग डायपोल मोमेंट. Now, the formula for the percentage ionic character would be observed dipole moment over calculated dipole moment. This observed dipole moment would mean the experimental value जो हमें हमेशा पेपर में क्वेश्चन में दे रखी होगी, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट करने से आई है ना, तो वो न्यूमेरिकल में हमेशा दे रखी होगी. ओवर कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट, ये वो वैल्यू होगी जो आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे, थ्योरेटिकल वैल्यू होगी ये. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज है. अब ये क्वेश्चन देखिए. कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl गिवन दैट म्यू ऑब्जर्व्ड इज 1.03 डिबाई एंड द बॉन्ड लेंथ इज 1.275 आर्मस्ट्रॉन्ग. हमें कैलकुलेटेड निकालना है. तो पहले तो हमारे पास क्वेश्चन ही आ गया कि भाई हम ESU में निकालें कि कूलम मीटर में निकालें. तो हमें पता है कि ये डिबाई में दे रखा है, तो दूसरी वैल्यू भी डिबाई में आनी चाहिए. तो जब भी हमें डिबाई में चाहिए होगी ना बेटा जी, हम ESU सेंटीमीटर में लेंगे, क्योंकि ESU सेंटीमीटर को डिबाई में कन्वर्ट करना आसान है. ठीक है, हम Q लेंगे ESU में 4.8 इंटू 10⁻⁻10. हम बॉन्ड लेंथ लेंगे, डिस्टेंस लेंगे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10⁻8, क्योंकि सेंटीमीटर में किया है. मीटर में करते तो -10 होता. ठीक है, हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो -8 है. यहाँ से ये वैल्यू आ गई अपने पास ESU सेंटीमीटर में. अब ESU सेंटीमीटर को डिबाई में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻18 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू कट जाएगी. ठीक है, तो इतने डिबाई आ गई. अब द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वुड बी 1.03 विच इज गिवन 6.005 जो हमने कैलकुलेट करी, मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज गोइंग टू बी द आयनिक कैरेक्टर. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. देखो अगला भी बिल्कुल सेम है. ऑब्जर्व्ड हमें दे रखा है 1.45 डिबाई, बॉन्ड लेंथ हमें दे रखी है, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर. तो इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम. आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करेंगे, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट डायपोल मोमेंट.